और कहा, आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अधिराज घर आते हैं और बलवंत और पूरा परिवार शादी के बारे में अधिराज को बताते हैं। अधिराज शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसकी अगले दिन ही बलवंत और कल्याणी पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारी कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलवंत को वहां बुलाते हैं। फिर बलवंत भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। आज रेवती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि रेवती को आज रीवा ने शाही कपड़े पहनने को दिए थे। रेवती को देखकर कल्याणी उसको देखते रह गई और साथ में पूरा परिवार रेवती की खूबसूरती की तारीफ भी किए। लेकिन अधिराज एक बार भी रेवती का चेहरा नहीं देखे। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन रेवती शादी के बाद भी रीवा के साथ उसके कमरे में रहती थी। रीवा और रेवती की उम्र एक ही थी, दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थीं। रेवती को अधिराज अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए और पूरा परिवार भी रेवती के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते थे। बस कल्याणी और रीवा रेवती को प्रेम दिया करती थीं। कल्याणी तो रेवती को अपनी बेटी भी कहा करती थी। रेवती हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन कल्याणी उसे मना भी करती थी। बेटा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहू हैं हमारी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत से नौकर और नौकरानियां हैं। जी माँ जी, वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता है इसमें। हम पहले भी सारे काम किया करते थे। कल्याणी फिर रेवती के सर पर हाथ रखती है और वहां से चली जाती है। तभी सामने से अधिराज आते रहते हैं। शंभू, पानी लाइएगा हमारे लिए। लेकिन शंभू वहां नहीं था, इसी वजह से रेवती पानी देती है। जी पानी। आवाज सुनकर अधिराज समझ जाते हैं कि वो रेवती है। शंभू कहाँ गया? वो जी। अधिराज फिर वहां से उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं और रेवती का चेहरा नहीं देखते हैं। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर बुलवाते हैं। तभी रेवती और अधिराज मंदिर जाते हैं। तभी रेवती को पता चलता है कि क्यों अधिराज से रेवती का शादी हुई और अधिराज के साथ रेवती का रहना कितना जरूरी था। मंदिर से आते वक्त, रेवती, हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते हैं और हम उनसे शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की यहीं बगल शहर के ठाकुर घराने से ही है। उनका नाम शिवन्या सिंह राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दिया है। हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। जी, आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते। और यकीन मानिए, हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल बेफिक्र होकर शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। आपको बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, क्योंकि हमने बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वो भी जबरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय, लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिता की मदद करने के लिए। ठीक है। अधिराज घर जाकर शिवन्या के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। ये सुनकर कल्याणी नाराज हो जाती हैं, लेकिन पूरा परिवार अधिराज की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन रेवती का क्या? वैसे तो आप लोग ने उनके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और शिवन्या की शादी से। उन्हें उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि विद्या, सुनैना और रीवा के साथ रेवती भी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। फिर कल्याणी रेवती के पास जाती हैं और कहती हैं, बेटा, ये क्या किया आपने? आपने इजाजत दे दी अधिराज को दूसरी शादी करने की, लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है। आपकी उम्र ही बहुत छोटी है, इसीलिए अपनी खुशी किसी और के हाथ दे दी आपने, वो भी इतनी आसानी से। ये कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ही अधिराज और शिवन्या की शादी हो जाती है। शिवन्या आती है और रेवती से मिलती है। रेवती की खूबसूरती देखकर शिवन्या को अच्छा नहीं लगता है। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की रहती थी, इसीलिए सारे घर वाले शिवन्या को बहुत प्रेम देते थे। लेकिन कल्याणी को रेवती ही पसंद थी, क्योंकि रेवती बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। शिवन्या सारा वक्त अधिराज के पास ही दिखाई देती थी। शिवन्या और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि शिवन्या को कुछ काम करना नहीं आता था और रेवती सारा काम
किया करती थी और अब तो साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। और शिवन्या से रेवती उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसीलिए रेवती को बहुत तारीफ मिलती थी। शिवन्या को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अधिराज और रेवती और शिवन्या की शादी को 3 साल बीत गए थे। अब रेवती 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि रेवती के माता पिता कौन है और कहाँ है। और अब रेवती 10वीं की परीक्षा देकर पहले स्थान से पास हुई थी। कल्याणी और रीवा बहुत खुश थी। रीवा तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसका अंक रेवती से भी अधिक था। लेकिन विद्या और सुनैना के अंक अच्छे नहीं आए थे। दोनों रीवा से तो नहीं, लेकिन रेवती से बहुत जलन करती थी और रेवती से बातें भी नहीं करती थीं। अधिराज सुनिए, क्यों ना हम रेवती को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए? उन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपने तो देखा ही है कि उनके अंक कितने अच्छे आए हैं। लेकिन वो अकेली कैसे रहेंगी? हम सारा इंतजाम करवा देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और रीवा भी साथ में पढ़ना चाहती हैं तो हम उन्हें भी भेज देंगे। ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अधिराज पूरी बात परिवार के सामने शिवन्या की कही हुई बात रखते हैं और रीवा और रेवती की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अधिराज की बात से सहमत होते हैं। कल्याणी भी रेवती की पढ़ाई का सोचकर हाँ कहती हैं। रीवा बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी, लेकिन रेवती बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर रेवती को समझ आया कि वो अधिराज को पसंद करने लगी हैं, क्योंकि अधिराज का सारा काम पिछले 3 साल से रेवती ही किया करती थी। रेवती अधिराज को पसंद करने लगी हैं, ये सोचकर रेवती बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फिर रेवती के दिमाग में ये आता है कि अधिराज ने आज तक रेवती का चेहरा भी नहीं देखा है, तो वो रेवती से प्यार भी करेंगे। ये सोचना रेवती के लिए बेवकूफ़ी है, और वो तो शिवन्या से प्रेम करते हैं। ये सब सोचकर वो ये फैसला लेती हैं कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह रीवा और रेवती शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे अलविदा लेकर दोनों बाहर आती हैं, जहां अधिराज खड़े होते हैं और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले होते हैं। रीवा गाड़ी में बैठ जाती हैं और रेवती बैठने लगती हैं। तभी रेवती का पैर फिसल जाता है और रेवती गिरने लगती हैं, लेकिन रेवती को गिरने से अधिराज बचा लेते हैं। उसी बीच अधिराज पहली बार रेवती का चेहरा देखते हैं और देखते रह जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे में खो से जाते हैं। फिर पीछे से शिवन्या आती हैं और ये देखकर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन विनम्र आवाज में कहती हैं, अधिराज जाइए, वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद फिर रेवती और अधिराज भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। और स्टेशन पहुंचने के बाद अधिराज ट्रेन तक सारा सामान पहुंचवा देते हैं और दोनों को ट्रेन में बैठाकर दोनों से अलविदा लेकर वहां से चले आते हैं। वापस आते वक्त अधिराज सिर्फ और सिर्फ रेवती की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे, लेकिन रेवती अब उनसे बहुत दूर जा रही थी। रेवती का कॉलेज कोलकाता शहर में था, मतलब कि अधिराज से तो बहुत दूर। हवेली आकर पानी मांगते हैं। रेवती पानी लाइए। भाई जी पानी? भाई जी भूल गए, रेवती तो चले गए। हाँ हाँ ठीक है। हर वक्त अधिराज को रेवती की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि रेवती अधिराज को कहने का भी मौका नहीं देती थी और उसकी जरूरत का सामान पहले से लेकर हाजिर रहती थी। लेकिन शिवन्या को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही बहुत व्यस्त रहती थी। खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको अधिराज का पसंद और नापसंद भी नहीं मालूम था और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और शिवन्या को पूरे परिवार से भी ज्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन शिवन्या ने कहा, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर खराब कर दिया? ये ड्रेस विद्या से खराब हो गई थी, इसीलिए विद्या और सुनैना दोनों चुप थीं। तभी शिवन्या उनके पास जाती है और कहती है, आप दोनों ने ही हमारा ड्रेस खराब किया है ना? उस समय वहां पूरे परिवार के साथ साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे शिवन्या का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, विद्या और सुनैना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज हो गईं। और बाद में जब अधिराज घर आए तो दोनों ने उनको सारी बातें बताईं। अधिराज अपनी बहनों से बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बातें बताते वक्त उन दोनों की आंखें नम हो गई हैं।
अधिराज अपनी बहनों की बातें सुनकर शिवन्या से बात करने गए, लेकिन उल्टा शिवन्या ही रोने लगी और उल्टा विद्या और सुनैना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी विद्या और सुनैना ने देखा कि अधिराज शिवन्या से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर दोनों उदास हो गईं और फिर दोनों अपने कमरे में चली गईं। विद्या और सुनैना भी रेवती को बुरा भला बोला करती थीं, लेकिन फिर भी रेवती उनकी चिंता ही किया करती थी।